हेलो डियर फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है कोशिका का केंद्रक यानी न्यूक्लियस ऑफ दी सेल। और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोशिका का ये मेन एक तरीके से संरचना है और काफ़ी बड़ी संरचना है कोशिका में, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं सेल की, कोशिका की, उन सभी को ये नियंत्रण करता है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर असलम लामा आपका वेलकम करता हूँ बायो वाले गुरुजी चैनल पर। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों देखिए, केंद्रक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है। यानी यहाँ पर देखिए, ये कोशिका है, कोशिका में केंद्रक को दिखा रहे हैं। इन डिफरेंट संरचनाओं को हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक का परिचय यानी न्यूक्लियस का जो इंट्रोडक्शन। तो क्या इंट्रोडक्शन है बोले, सबसे पहले तो इसकी खोज किसने की, यानी केंद्रक की खोज कौन से साइंटिस्ट ने या किस वैज्ञानिक ने की। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता सकते हैं केंद्रक की खोज है रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की। और किसके अंदर की बोले, ऑर्किड रूट सेल, ऑर्किड प्लांट की जो रूट हैं यानी ऑर्किड की जो जड़ें हैं उनकी कोशिकाओं में की। अब यहाँ पर कैरियोलॉजी एक टर्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैरियोलॉजी का मीनिंग क्या है कैरियोलॉजी, तो बोले केंद्रक का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी किसको बोलेंगे, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हालांकि वैसे इजी है, समझ में आ जाता है, देखते ही समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने केंद्रक के बारे में कुछ कंसेप्ट दिए। तो इसमें सबसे पहले हैं स्ट्रॉसबर्गर, और उन्होंने बोला कि केंद्रक की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ ए न्यूक्लियस पूर्व उपस्थित केंद्रक से ही होती है, यानी प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से ही होती है। नहीं जैसे कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है, वैसे ही आप केंद्रक की उत्पत्ति भी आप कह सकते हैं पूर्व उपस्थित केंद्रक से ही होती है, यानी नए केंद्रक का निर्माण पुराने केंद्रक से ही होता है। ऐसे ही हैमरलिंग नाम के एक साइंटिस्ट हैं। हैमरलिंग ने क्या बोला, न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यानी केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, यानी कोशिका की सारी क्रियाएं आप कह सकते हैं यहीं से कंट्रोल होती हैं। तो फ्रेंड्स, हैमरलिंग ने एसिटेबुलेरिया नाम का जो एल्गी है, एसिटेबुलेरिया एल्गी है, उस एल्गी में ये प्रूव किया। क्या प्रूव किया, एसिटेबुलेरिया एल्गी के अंदर क्या प्रूव किया दोस्तों, तो बोले एसिटेबुलेरिया जो एल्गी है उस एल्गी में क्या प्रूव किया इन्होंने, बोले केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, यानी न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ ए सेल। अब केंद्रक का आकार कितना होता है, बोले केंद्रक वैसे काफी बड़ा होता है, यानी कोशिका के अंदर इसका जो आकार है वो देखिए कितना है, 5 to 30 माइक्रोमीटर, यानी इतना है। तो बेटा ये जो आकार है इसकी जो साइज है न्यूक्लियस की, वो वेरी क्यों कर रही है, बोले वेरी इसलिए करेगी जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल हैं, उपापचय रूप से जो सक्रिय कोशिकाएं हैं, उनमें केंद्रक का साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है, और जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल्स हैं, थोड़ी सी कम सक्रिय हैं, उनका केंद्रक का आकार छोटा होता है। इसलिए आप कह सकते हैं वैसे बाकी सारे कोशिकाओं से काफी बड़ा है। अब देखिए इसमें हम संरचना की बात करते हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रक की आकृति कैसी होती है और इसका कोशिका में इसका नंबर यानी संख्या कितनी होती है, यानी न्यूक्लियस की शेप एंड साइज के बारे में बात करेंगे। तो इसकी आकृति यानी शेप की बात करें तो दोस्तों ये ओवल शेप का भी होता है, यानी अंडाकार शेप का भी होता है, स्फेरिकल यानी गोलाकार भी होता है, और डिस्कोइड डिस्क नुमा भी होता है। लेकिन जो WBC का जो केंद्रक है वो अनियमित यानी इरेगुलर शेप का होता है। आपने देखा होगा WBC के अंदर डिफरेंट टाइप के केंद्रक पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसकी संख्या की बात आए एक कोशिका में, तो जनरली तो सामान्यतः तो आप कह सकते हैं मोनोन्यूक्लिएट यानी एक ही केंद्र की अवस्था ही होती है, यानी एक ही केंद्रक होता है कोशिका में। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। अधिकांश के अंदर क्या होती है, अधिकांश केसेज में क्या होता है, तो बोले अधिकांश केसेज के अंदर, अधिकांश कोशिकाओं में क्या होता है, एक केंद्र की अवस्था ही होती है ना, मैक्सिमम सेल्स में यही होती है। लेकिन यहाँ पर बाइन्यूक्लिएट कंडीशन भी है, यानी द्विकेंद्र की अवस्था भी है, यानी दो केंद्रक पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल है दोस्तों पैरामीशियम, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, प्रोटो जो इसके पैरामीशियम जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम में हम पढ़ेंगे। ऐसे ही मल्टी न्यूक्लिएट केस भी होता है, यानी बहुकेंद्र की अवस्था भी होती है, यानी एक से अधिक केंद्रक भी, एक या दो से भी अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ओपेलिना का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये तो एग्जाम्पल हमें बुकिस हमें पढ़ना है, यानी ओपेलिना का एग्जाम्पल याद रखना है, पैरामीशियम का याद रखना है, और अधिकांश में एक केंद्र की ही होती है। लेकिन यहाँ पर जो मल्टी न्यूक्लिएट यानी बहुकेंद्र की होती है वो दो प्रकार की अवस्थाएं, यानी उनके लिए एक टर्म है, एक सिनोसाइट एंड एक सिनसाइटियम। तो सिनोसाइट का मीनिंग ये है कि दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस यानी ऐसा न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी मुक्त केंद्र के विभाजन द्वारा होता है। यानी एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, उसके केंद्रक का ही बंटवारा हो जाए, केंद्रक का ही विभाजन हो जाए तो कई केंद्रक बन जाएंगे। इसको हम बोलेंगे मुक्त केंद्र के विभाजन यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और इस तरह की अवस्था को बोलते हैं हम सिनोसाइट। ठीक है ना, सिनोसाइट टर्म को ध्यान रखना है। ऐसे ही सिनसाइटियम
ये न्यूक्लियस कैसे बनता है बोले फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स, यानी कोशिकीय संलयन द्वारा, यानी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं सारी की सारी फ्यूज हो जाए, इनमें केंद्रक है और ये फ्यूज होके एक कोशिका बना दे, है ना, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर केंद्रक इसके अंदर बहुत सारे हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये टर्म ध्यान रखनी है, हालांकि ये आगे जब आगे टर्म आएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ सिनोसाइट एंड सिनसाइटियम का मीनिंग ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखना है बाइन्यूक्लिएट का और मल्टीन्यूक्लिएट का, यानी द्विकेंद्रकीय और बहुकेंद्रकीय का एग्जाम्पल याद रखना है। अब हम बात करेंगे एन्यूक्लिएट यानी अकेंद्रकीय अवस्था। अकेंद्रकीय अवस्था का मीनिंग क्या है दोस्तों, बोले अकेंद्रकीय अवस्था का मतलब केंद्रक है ही नहीं, तो किसमें नहीं होता, बोले मेमेलियन आरबीसी, जो मेच्योर मेमेलियन आरबीसी है यानी स्तनधारियों की जो आरबीसी है उसमें नहीं होता, और सीव ट्यूब सेल यानी जो चालनी नली कोशिका है उसमें भी नहीं होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्पेशली ये ध्यान रखना है कि केंद्रक की जो संख्या है वो हम ध्यान रखना है, लेकिन कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलते हैं केंद्रक की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ऐसे काटा हुआ है, तो इसमें आपको कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, लेकिन इस फिगर में देखिए आप कि यानी यहाँ पे आपका अंतःप्रद्रवी जालिका भी न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। तो देखिए न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक है उसमें क्या क्या है, तो बोले यहाँ अंदर की बात करें, सबसे पहले बाहर की बात करें तो न्यूक्लियर एनवलप है, यानी ये केंद्रक झिल्ली, ये क्या है केंद्रक झिल्ली, सबसे पहले क्या है केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर एनवलप। तो देखिए इसमें दिख रहा है ये न्यूक्लियर एनवलप दिख रहा है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, तो अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये गोल गोल संरचना दिख रही है इसको बोलें केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, तो तीसरी संरचना हो गई केंद्रिका। फिर उसके बाद में इसमें देखो ऐसे धागे जैसी संरचना है, इसको हम बोल रहे हैं क्रोमेटिन, क्या बोल रहे हैं क्रोमेटिन, तो इसमें क्रोमेटिन भी है। तो मूल रूप से ये 4 संरचनाएं हैं, लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं कि इसकी केंद्रक झिल्ली पर यहाँ पोर बने हुए हैं, न्यूक्लियर पोर, क्या बने हुए हैं पोर यानी छिद्र बने हुए हैं, और ऐसे ही यहाँ पर इसकी केंद्रक झिल्ली से क्या जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका जुड़ी हुई है, जिस पर राइबोसोम भी चिपके हुए हैं। तो यहाँ देखो केंद्रक झिल्ली पे राइबोसोम भी चिपके हुए हैं और अंतःप्रद्रवी जालिका भी जुड़ी हुई है। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक की संरचना के जो मूल अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, बोले केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ठीक है ना दोस्तों। तो क्रोमेटिन तो अपने आप में डीएनए से बनी हुई चीज है, डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई चीज, और केंद्रिका का अपना काम है, केंद्रक द्रव्य के अंदर बहुत सारे पदार्थ हैं। तो इस नीचे वाले फिगर में अगर देखते हैं तो ये देखो ये तो क्रोमेटिन है, ये केंद्रिका है, ये तो केंद्रिका है, ये क्रोमेटिन है, बाकी केंद्रक झिल्ली आपको दिख रही है और अंदर आपका केंद्रक द्रव्य है। तो दोस्तों अब केंद्रक झिल्ली की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो केंद्रक झिल्ली है यानी जो न्यूक्लियर एनवलप है वो यहाँ पर इस फिगर में देखें या फिर पहले वाले फिगर में देखें तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली और बाहर कोशिका द्रव्य है, ठीक है ना, अंदर को केंद्रक द्रव्य है, अंदर क्या है केंद्रक द्रव्य है, यहाँ पर क्या है दोस्तों ये केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाहर क्या है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो दोनों को अलग कौन कर रही है केंद्रक झिल्ली। तो हम यही बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को ये पृथक करती है, यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली क्या कर देती है अलग कर देती है। लेकिन दोस्तों ये जो अलग कर रही है जो केंद्रक झिल्ली है ये दोहरी है, डबल मेम्ब्रेन युक्त होती है, यानी ये यहाँ पर आपको दिख रही है लेकिन ये डबल है, डबल झिल्ली है। यानी कहने का मतलब देखो यहाँ पर देखो डबल ऐसे है कि ये ऐसे दिख रहा है आपको इस तरीके से, यानी डबल झिल्ली है, दोहरी झिल्ली है, बीच बीच में छिद्र जरूर है, पोर जरूर है, लेकिन ये कैसी होती है दोहरी। तो एक तो दोहरी है तो इसका मतलब एक तो बाहरी है और एक आंतरिक है, यानी एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। बाहरी वाली भी 75 एंगस्ट्रॉम की है, अंदर वाली भी 75 एंगस्ट्रॉम ही मोटाई की है, यानी दोनों का थिकनेस वो ही सेम है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं बाहर वाली है वो सतत है, कंटिन्यूअस विथ ईआर, ईआर के साथ में सतत है, यानी ईआर के साथ सतत है, सतत मतलब लगातार, ईआर इसी से बना हुआ है। दोस्तों इस फिगर में देखिए ईआर यहाँ से सतत है, इस तरीके से यहाँ पर आगे फैला हुआ है ईआर, तो ईआर के रूप में ये सतत है। तो यहाँ पर एक तो चीज ये ध्यान रखनी है बाहरी जो झिल्ली है वो कंटिन्यूअस विथ ईआर यानी ईआर के साथ सतत रूप से फैली हुई है, साथ में राइबोसोम अटैच टू दिस, यानी इसके साथ में राइबोसोम भी अटैच है। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे यहाँ पर राइबोसोम के कण मैंने बताया था आपको, यहाँ पर राइबोसोम का कण है, केंद्रक झिल्ली की जो बाहरी झिल्ली है केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली है उस पर क्या राइबोसोम के कण भी उपस्थित हैं। तो यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जो बाहरी झिल्ली है वो ईआर के साथ सतत है और इस पर राइबोसोम के कण भी उपस्थित होते हैं, लेकिन अंदर वाली झिल्ली है वो स्मूथ है, बड़ी चिकनी है, यानी नॉर्मल है। लेकिन अब यहाँ बात करेंगे कि दोनों झिल्लियों के फ्यूजन से दोनों झिल्लियां जब जुड़ जाती हैं तो ये आप कह सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे छिद्र बने हुए हैं, यानी ऐसे मान लीजिए दो झिल्लियां हैं ये, और ये दो झिल्लियां ऐसे जुड़ जाएं, ऐसे जुड़ने का मतलब इस तरीके से इनमें फ्यूजन हो जाए, देखो दो झिल्लियों में इस तरीके से फ्यूजन हो जाए तो अल्टीमेटली क्या बनने वाला है, बोले यहाँ पर ऐसे एक पोर बन जाएगा, क्या बन जाएगा पोर, इसको हम बोलेंगे छिद्र, यानी इसको बोलेंगे पोर, यानी
केंद्रक झिल्ली के अंदर उपस्थित छिद्र बोलेंगे इसको। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं दोनों झिल्लियों के फ्यूजन से क्या बनता है, ये छिद्र बन जाता है। तो देखिए यहाँ छिद्र दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये छिद्र क्या है, बोले न्यूक्लियर पोर है। तो इस तरीके से आप कहते हैं दोहरी झिल्ली है वो छिद्र युक्त होती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होती है, नॉट कंटिन्यूअस, लगातार नहीं है, ऐसा तथ्य है ना, बीच बीच में छेद है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो केंद्रक झिल्ली है वो कैसी होती है, असतत होती है। असतत का मीनिंग है कि लगातार नहीं, बीच बीच में छेद है। अब ये जो छेद है यानी जो पोर है वो कितनी साइज के हैं, बोले 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, यानी 10 to 100 नैनोमीटर व्यास के हैं। तो इन छिद्रों का साइज वैसे आता तो नहीं, लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए ध्यान रखना है। अब ये जो छिद्र हैं बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो केंद्रक छिद्र है यानी जो न्यूक्लियर पोर है उसमें एक एन्युलस नाम का, एन्युलस मतलब जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बना होता है, एक प्लग है, वो प्लग इसमें लगा रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि केंद्रक का जो छिद्र है, केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र है उसके अंदर एक एन्युलस नाम का प्लग लगा हुआ है, और वो एनुलस नाम का प्लग क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बना हुआ है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं एनुलस और ये केंद्रक छिद्र मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स पोर बनाते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स पोर क्या करता है, बोले पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। भाई केंद्रक में जो चीजें होंगी वो बाहर जाएंगी, बाहर की चीजें कुछ अंदर आएंगी। तो इस तरीके से पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण कौन करता है, ये छिद्र करता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि दोनों जो झिल्लियां हैं यानी बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, उनके बीच में स्थान है उसको हम बोलते हैं परिकेंद्रकीय स्थान, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। भाई दो झिल्लियां हैं, तो दो झिल्लियां अगर ऐसे हम अभी बात की थी कि दो झिल्लियां ऐसे हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या है, ऐसे स्थान है। हालांकि बीच बीच में जगह जगह क्या है, बोले न्यूक्लियर पोर है यानी छिद्र है, यानी इस तरीके से छिद्र है, ये एक छिद्र हो गया, ऐसे दूसरा छिद्र ऐसे हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों झिल्लियां हैं, ये बाहरी है और ये आंतरिक है। इनके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, बोले यही है आपका परिकेंद्रकीय स्थान यानी पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो केंद्र की दोनों झिल्लियों के मध्य जो रिक्त स्थान है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, परिकेंद्रकीय स्थान। और इसका जो आप कह सकते हैं विड्थ कितना है, 10 से 50 नैनोमीटर, यानी यहां से यहां का जो स्पेस है वो कितना है, बोले यहां से यहां का 10 से 50 नैनोमीटर है दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपका इसका विड्थ याद रखना, इसकी चौड़ाई ध्यान में रखनी है। लेकिन अब हम बात करें कि इस केंद्रक झिल्ली के नीचे की ओर एक छोटी सी एक संरचना और होती है, नीचे की तरफ मतलब केंद्रक झिल्ली है तो यहाँ पर, यानी केंद्रक झिल्ली के यहाँ नीचे अगर हम इमेजिन करें तो दोस्तों केंद्रक झिल्ली के नीचे की ओर ऐसे प्रोटीन से बने हुए ऐसे तंतुओं का ऐसे एक नेटवर्क है ना। इस तरीके से नीला नीला जो मैंने शो किया है, ऐसे प्रोटीन से बने हुए तंतुओं का क्या है, एक नेटवर्क है। और वो नेटवर्क को बोल रहे हैं हम न्यूक्लियर लेमिना। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर लेमिना, जो तंतुमय प्रोटीन से बना होता है, तंतुमय प्रोटीन का एक नेटवर्क है। अब दोस्तों ये जो न्यूक्लियर लेमिना है, ये न्यूक्लियर लेमिना है। तो न्यूक्लियर लेमिना क्या है, एक तंतुमय प्रोटीन से बना हुआ यानी फिलामेंटस प्रोटीन से बना हुआ क्या है, एक नेटवर्क है। ये कोशिका इस केंद्र की झिल्ली को वृद्धि में सहायता करता है, ठीक है ना दोस्तों। और साथ में गुणसूत्र अंदर की तरफ से इसमें चिपके रहते हैं, यानी ऐसे हम बता सकते हैं इस तरीके से तंतुमय प्रोटीन का ऐसे एक नेटवर्क है ना, यहाँ पर इस केंद्रक झिल्ली के अंदर की ओर भीतर की तरफ ऐसे एक नेटवर्क है। तो दोस्तों ये जो नेटवर्क है इसी को हम बोल रहे हैं, क्या बोले, न्यूक्लियर लेमिना। और न्यूक्लियर लेमिना इस केंद्रक के आकार को यानी केंद्रक झिल्ली के आकार को बढ़ने में सहायता करता है, इसकी वृद्धि में सहायता करता है। साथ में दोस्तों क्रोमोजोम जो है या क्रोमेटिन है इसे अंदर की तरफ ऐसे चिपका रहता है। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है परिकेंद्रकीय स्थान का जो विड्थ कितना है और ये क्या है। फिर हम बात करते हैं केंद्रक द्रव्य, यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसको हम कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, इस द्रव्य में क्या क्या चीजें, बोले अंदर आपको यहाँ द्रव्य दिख रहा है, कण कण ऐसे दिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये कणिकामय होता है। कैसा होता है, कणिकामय होता है, यानी ग्रेनुलर होता है। कैसा होता है, ग्रेनुलर। साथ में ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, आर पार दिखता है, ठीक है ना। तो कोलोइडल सब्सटेंस यानी कोलोइडल पदार्थ है, ये कोलोइडल प्रकृति का है। और ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी है। और कैसा है, कणिकामय है दोस्तों। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या है, बोले इस केंद्रक द्रव्य में, बोले क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका और क्रोमेटिन। क्या है दोस्तों इसके अंदर, क्रोमेटिन और केंद्रिका है, क्रोमेटिन व केंद्रिका। आपको नजर आ रहा है इसके अंदर, तो हम बात करेंगे, हाँ साहब आ रहा है, ये तो है केंद्रिका और ये है क्रोमेटिन, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसमें लिपिड्स हैं यानी वसा है, वसा तो होगा, साथ सीधी बात है। प्रोटीन्स भी हैं, प्रोटीन कौन से हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों प्रकार के हैं। साथ में न्यूक्लिक एसिड भी है यानी डीएनए और आरएनए। क्रोमेटिन के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, साथ में आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड है। और मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं बहुत सारे,
ठीक है ना। और एंजाइम भी हैं। एंजाइम कौन से हैं बोले डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए का निर्माण करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए का निर्माण करेगा। इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर इसका कंपोजिशन ध्यान रखना है, केंद्रक द्रव्य में क्या क्या चीजें हैं। तो बोलेंगे एक तो क्रोमेटिन और केंद्रिका तो है ही है, इसके अलावा आप कह सकते हैं प्रोटीन भी है, वसा भी है, प्रोटीन दोनों प्रकार के हैं, और न्यूक्लिक एसिड भी है, खनिज लवण भी है, और कुछ एंजाइम्स भी हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो केंद्रिका है ये क्या है। बोले इस केंद्रिका को देखने से ऐसे ही लग रहा है कि साहब ये जो है ना इस पे केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, सॉरी इस पे झिल्ली नहीं होती है, यानी ये आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन लेस है, यानी झिल्ली रहित संरचना है। कैसी है दोस्तों? झिल्ली रहित संरचना है। आपको ये ध्यान रखना है, केंद्रिका झिल्ली रहित संरचना है, केंद्रक के अंदर है, न्यूक्लियोलस केंद्रक के अंदर है, ये है केंद्रिका, और ये झिल्ली रहित संरचना है। तो इसलिए ऐसे लग रहा है कि ये पूरी तरीके से इसी के अंदर केंद्रक द्रव्य के अंदर ही डूबी हुई है। अब दोस्तों इसकी खोज है फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने की। डिस्कवरी किसने की, खोज किसने की? फोंटाना ने की। और अब यहां पर बात करें तो ये स्थित कहां पर है, तो हम बात करेंगे जब क्रोमोजोम को हम देखते हैं तो क्रोमोजोम पर एक न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है जिसको एनओआर रीजन बोलते हैं। जब क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप कह सकते हैं इस तरीके से क्रोमोजोम है ना, इस तरीके से होता है। तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे यहां पर ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट एरिया बोलते हैं। ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम क्रोमोजोम की संरचना पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये प्राथमिक संकीर्ण होता है जहां पर सेंट्रोमियर, यानी इस तरीके से यहां पर सेंट्रोमियर होता है दोस्तों, ठीक है। और सेंट्रोमियर के आप आगे का जो है ये द्वितीयक संकीर्ण है, और इसी को बोल रहे हैं एनओआर रीजन। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, यानी केंद्रिका निर्माण क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? केंद्रिका निर्माण क्षेत्र। तो केंद्रिका का निर्माण कहां होता है? तो बोले केंद्रिका निर्माण क्षेत्र में होता है। और केंद्रिका निर्माण क्षेत्र कहां पर है? बोले गुणसूत्रों के ऊपर है। तो यहां पर गुणसूत्र पर जो एनओआर रीजन है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन यानी केंद्रिका निर्माण क्षेत्र, वहां पर इसकी स्थिति होती है, वहीं पर यह चिपकी रहती है और वहीं पर इसका निर्माण होता है। तो दोस्तों यहां पर आपको निर्माण का ध्यान रखना है, कहां पर हो रहा है? एनओआर रीजन में। और फोंटाना ने इसकी खोज की और ये झिल्ली रहित संरचना है। अब हम बात करेंगे केंद्रिका की संख्या कितनी होती है। बोले यहां तो एक ही दिख रही है, तो सामान्यतः तो केंद्रिका की संख्या यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस किसी भी कोशिका में एक होती है, लेकिन एक से अधिक हो सकती हैं, मोर देन एक, ग्रेटर भी हो सकते हैं, 1 से 5 तक हो सकती हैं। अब ये केंद्रिका काम क्या करती है, क्यों है इसके अंदर? तो बोले फंक्शन ऑफ केंद्रिका न्यूक्लियोलस की बात करें यानी केंद्रिका के कार्य। तो दोस्तों यहां पर केंद्रिका का कार्य अगर बात करें तो हम पहले तो ये बताएंगे किस चीज से बनी होती है। तो हम कहेंगे ये आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी हुई है। तो यहां पर आरएनए का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा दोस्तों? ये साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस है, यानी राइबोसोमल आरएनए जो है, यानी जो आरएनए राइबोसोम को बनाता है, राइबोसोमल आरएनए जिसको आरएनए बोलते हैं, का निर्माण कहां पर होता है? बोले केंद्रिका में होता है। तो हम कह देंगे राइबोसोम का निर्माण कहां होता है? बोले केंद्रिका में होता है। तो आरएनए सिंथेसिस करती है, यानी अल्टीमेटली कह सकते हैं राइबोसोम का ये निर्माण करती है। तो केंद्रिका में इसके जो खोजकर्ता उनका नाम याद रखना है, ये कहां से बन रही है ये ध्यान रखना है। केंद्रिका निर्माण क्षेत्र जो गुणसूत्र पे होता है उससे बन रही है, और ये झिल्ली रहित संरचना है। इसकी संख्या कितनी होती है और इसका कार्य क्या है दोस्तों? तो फंक्शन आपको स्पेशली याद रखना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं केंद्रक के अंदर अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्रक झिल्ली हमने देख लिया, कोशिका केंद्रक द्रव्य देख लिया, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म देख लिया, और साथ में केंद्रिका है जो न्यूक्लियोलस उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे धागेनुमा संरचना है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। वो क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो ऐसे ही आपको रोजाना क्लास मिलती रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।